नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। गोत्री हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले में आरोपी राजू और अशोक के सीमेन सैंपल मैच नहीं हो रहे हैं। सूरत एफएसएल की ओर से आई इस रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले में नई चर्चा छिड़ गई है। हालांकि पुलिस जो जांच अधिकारी है, क्राइम ब्रांच, उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय के बाद यदि सैंपल लिए जाते हैं तो कई बार मैच नहीं होते हैं। पुलिस आश्वस्त है। पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और खुद जो दुष्कर्म पीड़िता है उसने 164 के मुताबिक जो बयान दर्ज कराया है वो बयान ही काफ़ी है। देखने वाली बात यह होगी कि युवती के इस बयान और मेडिकल सबूत के बाद एफएसएल की ओर से आई इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट आगे क्या करती है। कई ऐसे सवाल खड़े किए गए हैं जिस सवाल के जवाब अब अदालत में दिए जाएंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस कैमरे में ये वीडियो क्लिप कैप्चर की गई थी उसका मेमोरी कार्ड अभी तक पुलिस को नहीं मिला है और इसकी जो कॉपी है वो भी जब शिकायत दर्ज कराई थी उसके बाद कॉपी की गई थी, इस तरह की भी जानकारी है। अब मामला ये पूरा एफएसएल की रिपोर्ट पर आकर फिर चर्चा में आ गया है। हमारे साथ बचाव पक्ष के वकील हितेश गुप्ता जुड़ गए हैं। हितेश गुप्ता से बात करेंगे कि राजू और अशोक जो दो आरोपी हैं उनके सीमेन सैंपल मैच नहीं हुए हैं। उसके बाद अब अदालत में वो क्या करेंगे और आगे इस केस का रुख क्या होगा। हितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी हितेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो गोत्री दुष्कर्म मामला जिसे हाई प्रोफाइल बताया गया था, पावागढ़ के ट्रस्टी और वडोदरा के एक नामचीन सीए का जिसमें नाम है राजू और अशोक, इन दोनों के सीमेन सैंपल सूरत की एफएसएल लैब में से उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि मैच नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी ओर ये भी चर्चा है कि जो कैमरा है उसका मेमोरी कार्ड भी शायद अभी तक नहीं मिला है। आप बचाव पक्ष के वकील हैं। अब अपने जो पक्षकार हैं उनका बचाव आप कैसे करेंगे? ये जो रिपोर्ट है ये आपको कितनी फायदेमंद रहेगी या फिर पुलिस के पास जो सबूत हैं वो सबूत आरोपी को हिरासत में रखने और सजा दिलाने के लिए पूरे हैं? आप बचाव पक्ष के वकील हैं। इस पूरी घटना पर और अभी जो ये रिपोर्ट आई है उस पर क्या कहेंगे? मनोज जी, ये जो पूरा मामला है, जिस दिन से ये एफआईआर दर्ज हुई है उसके 2 दिन के बाद यानी 22 सितंबर को हमने होम डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस के डीजी को लेकर हर जगह पे हमने एक गुहार लगाई थी, एक रिप्रेजेंटेशन किया था रिटर्न में कि ये जो एफआईआर है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठी एफआईआर है। और हमने डिटेल में पॉइंट्स दिए थे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सरकार को बताया था हमने कि ये एफआईआर में जो कुछ कहानी बताई है वो किस बलबूते पर झूठी है। ये हमने पुलिस के समक्ष बात अपनी रखी थी। बहुत दुख की बात यह है ये कि हमारी जो बात हमने पुलिस के सामने रखी, पुलिस ने उस लाइन पे कोई तहकीकात नहीं की है। हमने यही कहा था कि अल्पू सिंधी, अल्पेश वाघवानी करके जो बुटलेगर है, ये लड़की निसर्ग कॉम्प्लेक्स में उसके साथ रहती थी और 14 तारीख की रात को अल्पू ने इस लड़की को बहुत मारा था। यही मेन रीज़न था कि जिसकी वजह से बाद में ये पूरी एक एफआईआर अल्पू सिंधी के कहने पर खड़ी की गई है। अल्पू सिंधी ने अक्यूज को कांटेक्ट करके डराया था, धमकाया था, पैसे की डिमांड की थी। ये सारी चीज़ें हमने पुलिस के समक्ष रखी। पुलिस जब कभी कोई मामला दर्ज करती है तो लॉ के हिसाब से ये अपेक्षा रखी जाती है पुलिस के पास से कि वो इंडिपेंडेंट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, मतलब न्यायिक तरीके से ना फरियादी की फेवर करे ना आरोपी की फेवर करे, लेकिन इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करे, ये एक अपेक्षा होती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से। इस केस में आरोपी की जो भी बातें थी वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं की।
लेकिन सच विलंब सच्चाई सामने आने में विलंब हो सकता है, लेकिन सच किसी न किसी रूप में हमेशा बाहर आता है। ये जो मामला है, ये मामला कुछ ऐसा ही है। जब ये एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जब पुलिस ने चार्जशीट की, तो इस केस की चार्जशीट में ही ये डॉक्यूमेंट पाए गए हैं, जिसमें पुलिस ने दो चीज़ें कलेक्ट की थी। एक टॉवेल कलेक्ट किया था और एक बेडशीट कलेक्ट की थी, जिसके ऊपर से सीमेन प्राप्त हुआ था। और वो सीमेन का जब डीएनए प्रोफाइलिंग किया गया तो ये बात सामने आई है कि दोनों में से किसी भी अक्यूज का ये सीमेन मैच नहीं हो रहा है। मतलब कि जो हमारी ये बात थी कि कोई और थर्ड व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है जिसका ये सीमेन हो सकता है, ये बात कारगर साबित हो रही है। ये रिकॉर्ड पर आ गई बात है कि सीमेन तो मिला है, लेकिन जो अक्यूज का नहीं है, तो वो किसका सीमेन है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस बता सकती थी। लेकिन पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और साथ ही में फोटोग्राफ्स को लेकर भी, जो आपने पूछा मुझे कि फोटोग्राफ्स का भी कुछ सामने आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई है वो ये है फोटोग्राफ्स को लेकर कि ये पूरे मामले में एक स्पाई कैमरा यूज़ हुआ था, ऐसा एलिगेशन। और उस स्पाई कैमरे में एक मेमोरी कार्ड था। अब वो मेमोरी कार्ड मिसिंग है। स्पाई कैमरा जो प्रोसिक्यूशन का, जो कंप्लेनेंट का केस है, उसके हिसाब से वो स्पाई कैमरा और लड़की ने खुद निकाल लिया था और उसी ने पुलिस के समक्ष वो स्पाई कैमरा दिया भी है। लेकिन स्पाई कैमरा का मेमोरी कार्ड मिसिंग है। ये स्पाई कैमरा अल्पू सिंधी ने ही खरीदा था, ये बात हम जान चुके हैं अब तक। लेकिन पुलिस ये चीज़ को अभी भी दबा रही है, पुलिस अभी भी इस बात को छुपा रही है। और मेमोरी कार्ड कहाँ पे है ये आज भी एक रहस्य है। उसका भी जब फोटोग्राफ्स का, जो फोटोग्राफ्स कई न्यूज़पेपर्स में और कई सारी जगहों पर पब्लिश हुए, उसको लेकर जब एफएसएल में ये फोटोग्राफ्स भेजे गए तो एफएसएल के रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि उसके ये जो इमेजेस हैं, टोटल 22 फोटोग्राफ्स हैं। 22 फोटोग्राफ को लेकर एफएसएल ये कहती है कि दीज आर व्हाट्सएप इमेजेस, और इसीलिए ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन की कोई गुंजाइश इसमें ओपिनियन नहीं दे सकते 100%। देर आर ऑल पॉसिबिलिटीज कि इसमें ऑल्ट्रेशन, डिलीशन हुआ होगा। और ये जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है जो सामने, कि तारीख कौन सी है ये इमेजेस की। तो उसमें 20 सितंबर 2021 और 22 सितंबर 2021 का अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, जबकि एफआईआर है 19 सितंबर की। मतलब कि एफआईआर होने के बाद व्हाट्सएप पर ये इमेजेस क्रिएट हुई है, ये बात की पुष्टि एफएसएल के रिपोर्ट से हो रही है। और एफएसएल के रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो स्पाई कैमरा था उसमें मेमोरी स्लॉट था, और ये स्पाई कैमरा चार्जिंग ऑप्शन था उसके अंदर, और वो चार्जिंग ऑप्शन के तहत 3 घंटे तक स्टैंड बाय में वो कैमरा चल सकता है। तो वो कौन था कि जो उसको यूज कर रहा था कैमरे को, और यूज करने के बाद उसको चार्ज कर रहा था, उसको बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो कोई तो था कि जो इसको रिचार्ज भी करता था, बार बार चार्जिंग पे रखता था और 3 घंटे के लिए इसका इस्तेमाल करता था। अगर सही तरीके से पुलिस ने इन एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अगर तहकीकात की होती, तो आज आरोपियों के सामने चार्जशीट नहीं, पर यह चीज़ सामने आई होती कि ये गलत एफआईआर है। और पुलिस ने बिल्कुल एक एफआईआर दर्ज होने के बाद इंडिपेंडेंटली सही इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट की बात सुनी, और एक बुटलेगर ने जिस तरह से चाहा उस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और अब चार्जशीट कोर्ट में आ चुकी है। आगे न्याय प्रणाली में अक्यूज को बिल्कुल भरोसा है, आगे जो भी करना है हम कोर्ट में करेंगे और हम निर्दोष है वो प्रूव हो जाएगा।
जी हितेश जी, आपने जो बताया उसके बाद जो जानकारी अभी मिल रही है कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद यदि सैंपल लिए जाते हैं तो मैच नहीं होते हैं, मगर उनके पास काफ़ी सारे सबूत हैं। मेडिकल रिपोर्ट हो या 164 के तहत जो उनका बयान है जो दुष्कर्म पीड़िता का, वो भी उनके पास है। तो ऐसे मामले में अब एक ये तो मामला चल ही रहा है, अब आप आगे क्या करेंगे? क्या अलग से कोई पिटीशन करेंगे या अलग से कोई इसको पेश करेंगे? बचाव पक्ष के वकील होने के नाते अब आप क्या करेंगे? देखिए, पुलिस की थियरी वो हर बार इन्वेस्टिगेशन जब जब आगे बढ़ा है चेंज होती रही। कंप्लेनेंट की स्टोरी ये है कि अशोक जैन अक्यूज जो हैं उन्होंने मीटिंग करवाई थी राजू भट्ट के थ्रू, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ये सामने बाहर आया है कि दोनों अक्यूज एक दूसरे को कभी मिले ही नहीं है, कभी जानते ही नहीं थे, और यही बात फैक्ट है। तो पुलिस इस बात को पुष्टि करने के लिए जब कंप्लेनेंट का फर्दर स्टेटमेंट लेती है तब वो लेडी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैं राजू भट्ट को पहले से ही जानती थी, तो वो वर्जन चेंज हुआ। फिर एक बात आई कि अशोक जैन ने फलाना तारीख को रेप किया। अब वो रेप के एलिगेशन जिस तारीख के थे, हमने कोर्ट में बताया ये बात को कि जिस दिन की एलिगेशन है उस दिन को अशोक जैन इस शहर में ही नहीं थे, वो लखनऊ में थे। लखनऊ की होटल स्टे के टिकट्स, एयर टिकट्स, सब कुछ हमने रखा। तो पुलिस ने वापस थियरी चेंज कर दी और ये कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो निसर्ग में लगे हुए हैं वो 3-4 दिन का उसमें वेरिएशन है, और बिकॉज वो 3 दिन के डेट का वेरिएशन चल रहा है इसलिए वो तारीख चेंज हो जाती है। अब ये भी एक नई स्टोरी लेकर आए, और अब जाकर जब प्रोसिक्यूशन ही सीमेन कलेक्ट करता है, क्लोज कलेक्ट करता है, तो एफएसएल का रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं या चद्दर के ऊपर या टॉवेल के ऊपर से जो सीमेंट प्राप्त हुए हैं वो टेस्टिंग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इट इज वो अगर रिपोर्ट ये होता कि इट इज नॉट फिट फॉर टेस्टिंग तो बात अलग थी। यहाँ तो जो सैंपल है वो टेस्ट किए गए हैं, और टेस्ट करने के बाद ये आया है सामने कि ये अक्यूज के सीमेन के साथ मैच नहीं हो रहा है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ मिसमैच। पुलिस के पास 2 अक्यूज थे और उनके पास जो सैंपल थे, अगर एफएसएल ये कह देती कि नहीं ये जो टॉवेल के ऊपर और क्लोथ के ऊपर जो भी सीमेंट मिले हुए हैं वो हम मैच ही नहीं कर सकते, तो बात ही अलग थी। ये थियरी अब क्योंकि सच सामने आया है तो पुलिस की ये जो बात है कि पुराना हो जाने की वजह से ये कई बार इस तरह का होता है कि मैच नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। पुलिस शायद अपनी जो गलत कार्यवाही है, उन्होंने जो गलत इन्वेस्टिगेशन किया है, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कवर करके छुपाने की कोशिश कर रही है। हितेश जी, जिस तरह से सीमेन सैंपल की रिपोर्ट तो एफएसएल में आई है कि मैच नहीं कर रहे हैं, मगर वो तस्वीरें, जिस तस्वीरों में जो 2 आरोपी हैं वो साफ देखे जा रहे हैं, और यदि सीमेन सैंपल फेल आए हैं तो फिर ये क्या हो सकता है? जो कपड़ों से सैंपल लिए हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट में आया है, जो दुष्कर्म पीड़िता ने जो बयान दिया है, ये सब चीज़ें क्या हैं? और पुलिस ने कहा है कि 164 के तहत जो बयान लिया गया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब जब सीमेंस मैच नहीं हो रहे हैं तो इन 2 जो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, इनके बचाव में अब आगे क्या हो सकता है? और यदि इनके सीमेंस फेल आए हैं, यदि मैच नहीं कर रहे हैं, तो आगे आपको क्या लगता है कि ये पूरा क्या हुआ होगा? देखिए, मैं पहले भी मैंने जैसे बताया आपको कि कोई थर्ड व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा था। मतलब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो शायद बुटलेगर अल्पू सिंधी के कहने पर, जो लड़की जैसा बोल रही है वैसे, और उसी लाइन पे ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। फेयर इन्वेस्टिगेशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये चीज़ कही है, और अपनी गुजरात हाई कोर्ट ने भी ये कई बार ये चीज़ कही है, और पुलिस मैन्यूअल में ही ये प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन फेयरली होना चाहिए, कंप्लेनेंट और अक्यूज दोनों ही की बात ध्यान में रखते हुए। लेकिन शायद ये जो पुलिस मैन्यूअल में लिखी हुई बात है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो चीज़ बातें कही है
उसको ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन करना ये पुलिस ने इस केस में गवारा शायद नहीं समझा है। और इसीलिए ये जो सीमेंट वाली स्टोरी है वो अब मिसमैच वाली जब सामने आई है तो पुलिस अपने हिसाब से कुछ कवर अप कर रही है। जहाँ तक ये स्पाई कैमरे की बात है तो वो भी मैंने आपको बताया कि स्पाई कैमरे को लेकर भी जो चीज़ बाहर आई है, तो स्पाई कैमरा पेश किसने किया वो रिकॉर्ड की बात है कि लड़की ने ही पुलिस के समक्ष स्पाई कैमरा दिया, लड़की ने ही फ्लैट में से वो स्पाई कैमरा निकाला है। तो ऑब्वियसली वो स्पाई कैमरे के अंदर जो चिप लगी हुई थी, वो जो बात है अगर मेमोरी कार्ड की, तो वो भी वो लड़की ही बता सकती थी। लेकिन जिस तरह से एफआईआर होने के 2 दिन के बाद के इमेजेस सामने आए हैं, जिसमें से एक जो सीसीटीवी का कथित एक फोटोग्राफ है उसमें तारीख बता रहे हैं 1/1/2019। अब ये 1/1/2019 की जो तारीख उसमें आ रही है वो पूरा इस केस को एक डाउटफुल सिनेरियो में रख देती है कि जो फोटोग्राफ्स को लेकर भी अक्यूज डे 1 से बोल रहे हैं कि ये सारे क्रिएट किए गए हैं, ये गलत एविडेंस है जो ये सब क्रिएट करके खड़ा किया गया है, इस बात की पुष्टि अब एफएसएल कर रही है, क्योंकि एफएसएल का ही रिपोर्ट है कि ये जो इमेजेस है वो व्हाट्सएप इमेजेस है और व्हाट्सएप पर जो घूमने वाली इमेजेस है उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर एफएसएल कोई रिपोर्ट, कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी हमसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, ये थे धन्यवाद। गोत्री हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले के बचाव पक्ष के वकील हितेश गुप्ता जो ये जानकारी दे रहे थे। अब ये जो चर्चा है ये चर्चा सिर्फ स्टूडियो में है, असली जो बहस होगी वो अदालत में होगी। पुलिस और बचाव पक्ष के वकील अदालत में अपनी दलील क्या देते हैं और अदालत इस पूरे मामले में क्या सुनवाई करता है और क्या आदेश देता है, ये समय पर का इंतजार रहेगा।